हेलो गाइस, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गॉब्लिन स्लेयर एनिमे के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें ये एनिमे देखना चाहिए कि नहीं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। गॉब्लिन स्लेयर एक डार्क फैंटेसी लाइट नॉवल सीरीज है जिसे कुमो कागियो के द्वारा लिखा और नोबुरो कानात्सुकी के द्वारा इलस्ट्रेट किया गया है। इसके अलावा इस सीरीज के कई सारे मांगा अडेप्टेशन हो चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला है कोसुके कुरुसु के द्वारा, दूसरा है मासुहिरो इनुके के द्वारा और तीसरा है केंटो इदा के द्वारा। अब इतने सारे एडेप्टेशन होने के बाद कोई भी स्टूडियो यही सोचेगा कि इस नॉवल का एक एनिमे एडेप्टेशन होना चाहिए, तो फिर 2018 में जाकर इस नॉवल पर आधारित एक एनिमे रिलीज किया गया, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। एनिमे की शुरुआत होती है प्रीस्टेस नामक कैरेक्टर से, जो इस एनिमे का मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। जैसे ही प्रीस्टेस कैरेक्टर ने अपना इनिशियल ट्रेनिंग पूरी की तो वो गिल्ड नामक प्लेस पहुंचती है, जहां पर वो एडवेंचर बनने के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाती है। इसके बाद उसकी मुलाकात कुछ ऐसे रिसेंटली रजिस्टर्ड एडवेंचरर्स से होती है जो गॉब्लिन रिलेटेड मिशंस को पूरा करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन इस मिशंस पर निकलने से पहले उन एडवेंचरर्स ने पाया कि उनके ग्रुप में हीलर की कमी है, इसलिए उन्होंने प्रीस्टेस नामक कैरेक्टर से पूछा कि क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करोगी, क्योंकि हमारे पास हीलर की कमी है और हमें लगता है कि तुम्हें हीलिंग रिलेटेड मैजिक आता होगा। तो प्रीस्टेस ने कहा हाँ बिल्कुल। इसके बाद प्रीस्टेस उन एडवेंचरर्स के साथ गॉब्लिन हंटिंग मिशन पर निकल पड़ती है। लेकिन इन एडवेंचरर्स के लिए ये मिशन एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाता है, क्योंकि इन एडवेंचरर्स को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनका सामना किस तरह के एंटेगनिस्ट से होने वाला है और वो एंटेगनिस्ट कितना केपेबल और पावरफुल है। इसके बाद जो कुछ भी उस मिशन में उन एडवेंचरर्स के साथ होता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो लम्हा, वो दृश्य इतने भयानक थे कि प्रीस्टेस कैरेक्टर इस सोच में पड़ जाती है कि क्यों उसने इस एडवेंचर प्रोफेशन को ज्वाइन किया या ज्वाइन करने की सोची, क्योंकि उस पर्टिकुलर मोमेंट के दौरान जो भी दृश्य उसने देखे वो उसकी आंखों तले इस तरह समा जाते हैं कि वह अपने आप को एक लावारिस लाश के समान समझने लगती है। इसके बाद प्रीस्टेस कैरेक्टर की सारी उम्मीदें टूट जाती है और उसके मन में अंधकार से भरे बादल पैर पसारने लगते हैं। लेकिन इसी बीच प्रीस्टेस ने देखा कि कहीं दूर से एक लाल उज्ज्वलित किरण उसकी ओर बढ़ रही है, जो कोई और नहीं गॉब्लिन स्लेयर कैरेक्टर की आंखों की रोशनी थी, जो क्रोध के मारे उज्ज्वलित हो रही थी। इस रोशनी को देखकर गॉब्लिन्स के मन में भय के बादल गरजने लगे, क्योंकि गॉब्लिन्स को इस बात का अंदेशा हो चुका था कि ये लाल रोशनी किसकी है। इसके बाद गॉब्लिन्स इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन गॉब्लिन स्लेयर कैरेक्टर उन गॉब्लिन्स को भागने नहीं देता और उन्हें चुन चुन के मारता है। इसके बाद गॉब्लिन स्लेयर प्रीस्टेस कैरेक्टर को लेकर गिल्ड पहुंचता है और अपना रिवॉर्ड क्लेम करता है। इसी बीच प्रीस्टेस इस बात से अपने आप को अवगत करा लेती है कि गॉब्लिन प्रजाति आखिर है क्या, और वो ये मन मना लेती है कि उसे किसी भी हालत में इस वर्ल्ड को गॉब्लिन प्रजाति से बचाना है, और इस कार्य को पूरा करने के लिए वो गॉब्लिन स्लेयर कैरेक्टर की हर संभव सहायता करेगी। और यहीं से एनिमे की कहानी शुरू होती है। गॉब्लिन स्लेयर कैरेक्टर इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसके कारण एनिमे का जो अधिकतर भाग है वो इसी कैरेक्टर के चारों ओर घूमता रहता है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कट काटी के मामले में अन्य मेल कैरेक्टर्स की तरह ही है। इसके साथ इस कैरेक्टर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल वॉरियर्स की तरह ही है, और इस कैरेक्टर का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो ओवल शेप का है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर काफी हैंडसम दिखता है। इसके अलावा इस कैरेक्टर का जो बालों का कलर है वो लाइट सिल्वरिश टाइप का है, और इस कैरेक्टर का फेस और बॉडी पे कई सारे स्कार्स हैं, जो कि दर्शाता है कि इस कैरेक्टर ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर काफी स्टोइक और काम टाइप का पर्सन है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर समाज में हो रहे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं रखता, और इसी कारणवश ये कैरेक्टर काफी कुशल और सटीक तरीके से अपने मिशन को पूरा करता है। इसके अलावा ये कैरेक्टर थोड़ी काइंड और केयरिंग टाइप की पर्सनालिटी भी रखता है। एनिमे में जिस तरीके से इस कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य ऐसे पर्सनैलिटी वाले लोगों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना है जिन्हें समाज में विभिन्न कारणों की वजह से बुली किया जाता है, और जिसकी वजह से इन कैरेक्टर्स का जो चाइल्डहुड होता है वो काफी डार्क और अनप्लेजेंट तरीके से बीतता है। और जब इन कैरेक्टर्स के साथ किसी तरह की दुर्घटना घट जाती है तो इन कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी में एक अलग ही तरह का शिफ्ट आता है, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसके अलावा ये कैरेक्टर जिस तरह कार्य करते हैं उसे समाज में किसी भी तरह
का इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, जो कि हमें एनिमे में कई बार देखने को मिला है। प्रीस्टेस कैरेक्टर भी इस एनिमे का मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है, जिसकी वजह से इस एनिमे का अधिकतर भाग इसी कैरेक्टर के चारों ओर घूमता रहता है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कट काटी के मामले में अन्य फीमेल कैरेक्टर्स की तुलना में थोड़ी पतली और छोटी है। इसके अलावा इस कैरेक्टर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक स्किनी टीन गर्ल की तरह है और इस कैरेक्टर का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो राउंड शेप का है। इसके अलावा इस कैरेक्टर का जो बालों का कलर है वो ब्लॉन्ड टाइप का है और इस कैरेक्टर को लंबे बालों वाला हेयर स्टाइल रखना पसंद है। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये काफी काइंड केयरिंग टाइप की पर्सन है। इसके साथ इस कैरेक्टर को नए फ्रेंड्स बनाना काफी पसंद है। इस कैरेक्टर को जिस तरीके से एनिमे में प्रेजेंट किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य ऐसे कैरेक्टर्स के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करना है जो जिंदगी को काफी सिंपलेस्ट तरीके से जीना और देखना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे कैरेक्टर जब भी किसी अनडिजायरेबल इवेंट का सामना करते हैं तो उस इवेंट के दौरान इन कैरेक्टर्स का जो मेंटल स्टेट होता है वो पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है, जो कि इस टाइम के कैरेक्टर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हाई एल्फ आर्चर कैरेक्टर इस एनिमे का सेकेंडरी कैरेक्टर है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कट काटी के मामले में प्रीस्टेस कैरेक्टर से थोड़ी सी लंबी है। इसके अलावा इस कैरेक्टर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो अन्य एल्फ कैरेक्टर की तरह ही है और इस कैरेक्टर का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो राउंड शेप का है। इसके साथ इस कैरेक्टर के जो बालों का कलर है वो लाइट क्रीमी ग्रीनिश टाइप का है, जो कि हमें अधिकतर समय एल्फ प्रजाति में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा इस कैरेक्टर को लॉन्ग प्लस शॉर्ट टाइप के हेयर स्टाइल लगना पसंद है। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये काइंड केयरिंग और शॉर्ट टेम्पर टाइप की पर्सन है। इसके अलावा इस कैरेक्टर को सोसाइटी के डार्क एक्सपर्ट के बारे में काफी कम जानकारी है, जिसकी वजह से अनडिजायरेबल इवेंट्स के दौरान ये कैरेक्टर सोसाइटी के क्रूल ट्रूथ का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाती है। इस कैरेक्टर को जिस तरीके से एनिमे में प्रेजेंट किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य ऐसे कैरेक्टर्स की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना है जो समाज को काफी सिंपलेस्ट तरीके से देखते हैं। ये कैरेक्टर भी इस एनिमे का सेकेंडरी कैरेक्टर है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कट काटी के मामले में प्रीस्टेस कैरेक्टर की तरह ही है, लेकिन थोड़ी सी लंबी है। इस कैरेक्टर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो एक मैच्योर गर्ल की तरह है, जिसकी वजह से मुझे कैरेक्टर काफी पसंद है। अगर हम इस कैरेक्टर के फेशियल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वो राउंड शेप की तरह है और इस कैरेक्टर का जो बालों का कलर है वो लाइट ब्राउन है। इसके अलावा इस कैरेक्टर को लॉन्ग हेयर वाला हेयर स्टाइल रखना पसंद है। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये काइंड और केयरिंग टाइप की पर्सन है। इसके साथ इस कैरेक्टर को साइलेंट और स्टोइक टाइप के पर्सन पसंद है, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर का गॉब्लिन स्लेयर कैरेक्टर के प्रति एक अलग ही तरह का अफेक्शन है। ड्वार्फ शामन ये कैरेक्टर भी इस एनिमे का सेकेंडरी कैरेक्टर है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कट काटी के मामले में अन्य सभी कैरेक्टर्स की तुलना में काफी छोटा है और इस कैरेक्टर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो अन्य ड्वार्फ कैरेक्टर्स की तरह ही है, लेकिन बस इतना सा फर्क है, ये कैरेक्टर अन्य ड्वार्फ कैरेक्टर की तुलना में काफी फैटी है। इसके अलावा इस कैरेक्टर का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगल शेप का है और इस कैरेक्टर का जो बालों का कलर है वो व्हाइट है। इसके अलावा इस कैरेक्टर का जो हेयर स्टाइल है वो साधु संत लोगों की तरह है। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर काफी चेयरफुल और फनी टाइप का पर्सन है और इस कैरेक्टर को दारू पीना काफी पसंद है। इस कैरेक्टर को एनिमे में जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य ऐसे कैरेक्टर्स की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना है जो लाइफ को बहुत फनी इंजॉयबल तरीके से जीना पसंद करते हैं। इसके अलावा इस टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो समाज में हो रहे विभिन्न गतिविधियों के बारे में काफी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जिसकी वजह से उचित समय में ये कैरेक्टर्स काफी सही निर्णय लेते हैं। लिजर्ड प्रीस्ट ये कैरेक्टर भी इस एनिमे का सेकेंडरी कैरेक्टर है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कट काटी के मामले में अन्य कैरेक्टर्स की तुलना में सर्वाधिक लंबा और हट्टा कट्टा है। इस कैरेक्टर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन की तरह है, लेकिन इस फिजिकल स्ट्रक्चर में लिजर्ड प्रजाति से रिलेटेड कई सारी विशेषताएं हैं। इसके अलावा इस कैरेक्टर का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो एक लिजर्ड की तरह ही है, जिसकी वजह से आपको इस एनिमे में ये कैरेक्टर लिजर्ड मैन की तरह ही दिखाई देगा। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो एक काइंड जेंटल और कंपोज डेमिनर वाला पर्सन है। इसके अलावा ये कैरेक्टर सभी के साथ पोलाइट और रेस्पेक्टफुल तरीके से बात करना पसंद करता है और इस कैरेक्टर को डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स काफी पसंद है। सॉर्सरर्स ये कैरेक्टर भी इस एनिमे का सेकेंडरी कैरेक्टर है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कट काटी के मामले में सोर्ड मेडन कैरेक्टर की तरह ही है। इस कैरेक्टर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो मैच्योर वुमेन की तरह है, जिसकी वजह से आप इसे एनिमे में अलग ही तरह से पहचान सकते हो। इसके अलावा इस कैरेक्टर का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो ओवल शेप का है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर काफी सेक्सी लगती है। इसके अलावा इस कैरेक्टर का जो बालों का कलर है वो वायलेट है और इस कैरेक्टर को लंबे बालों वाला हेयर स्टाइल लगना पसंद है। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो कैरेक्टर काइंड और केयरिंग टाइप की पर्सन है। इसके साथ ये
कैरेक्टर सिलेक्टिव डिमिनर जैसी पर्सनैलिटी भी रखती है, जिसे ये कैरेक्टर अधिकांश समय प्रदर्शित करना पसंद करती है। इसके अलावा इस कैरेक्टर को पाइप फोगना काफी पसंद है। लैंसर, ये कैरेक्टर भी इस एनिमे का सेकेंडरी कैरेक्टर है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो कट काटे के मामले में गॉब्लिन स्लेयर कैरेक्टर की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि इस कैरेक्टर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हाईली ट्रेन्ड वॉरियर की तरह है। इसके साथ इस कैरेक्टर का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगुलर शेप का है और इस कैरेक्टर का जो बालों का कलर है वो स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड टाइप का है। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर का काइंड, ओवर कॉन्फिडेंट और हाईली टॉकेटिव टाइप का पर्सन है। इसके अलावा ये कैरेक्टर रूकी एडवेंचरर्स के बीच में काफी फेमस है, जिसकी वजह से अधिकांश रूकी एडवेंचरर्स इस कैरेक्टर के पास डिफरेंट मिशन से रिलेटेड इस कैरेक्टर का विचार विमर्श लेने आते रहते हैं। सोर्ड मेडन, ये कैरेक्टर इस स्टोरी का प्राइमरी कैरेक्टर है, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर ने एनिमे में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कटकाठी के मामले में अन्य फीमेल कैरेक्टर्स की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि इस कैरेक्टर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो वोलप्टरस टाइप का है। इसका मतलब यही है कि यदि आपने इस टाइप के कैरेक्टर्स को रियल लाइफ में देखा तो आपके मन में एक विशेष तरह की विचारधारा उत्पन्न होगी जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसके अलावा इस कैरेक्टर का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो ओवल शेप का है और इस कैरेक्टर का जो बालों का कलर है ब्लॉन्ड टाइप का है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर काफी गॉर्जियस, सेक्सी और अट्रैक्टिव लगती है। इसके साथ इस कैरेक्टर को एक्स्ट्रा लॉन्ग बालों वाला हेयर स्टाइल रखना काफी पसंद है। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे तो ये काइंड, जेंटल, केयरिंग, सॉफ्ट स्पोकन और कंपोशनेट टाइप की पर्सन है। इसके अलावा इस कैरेक्टर को पीटीएसडी के दौरे पड़ते रहते हैं और कभी कभी ये कैरेक्टर ज्ञानड्रे मोड में भी जा सकती है। इस कैरेक्टर को जिस तरीके से एनिमे में प्रेजेंट किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य ऐसे कैरेक्टर्स के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करना है जिन्हें समाज में काफी सम्मान पूर्वक नजरों से देखा जाता है। इसके अलावा इन कैरेक्टर से लोगों की एक्सपेक्टेशन भी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इन कैरेक्टर की जिंदगी होती है वो काफी मुश्किल भरी स्थिति में बीतती है और ऐसा ही हमें सोर्ड मेडन कैरेक्टर्स की स्टोरी में भी देखने को मिला है। अब इतने सारे प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ही लिया है तो थोड़ा सा एंटैगनिस्ट कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है ओरजी। ओरजी एक ऐसा कैरेक्टर है जो डीमन लॉर्ड और गॉब्लिन लॉर्ड के अंडर काम करता है। वैसे तो ये कैरेक्टर गॉब्लिन फैमिली से बिलोंग नहीं रखता है, लेकिन अपीयरेंस वाइज ये कैरेक्टर गॉब्लिन चैंपियन से काफी हद तक मेल खाता है। अगर हम इस कैरेक्टर के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर साइज में मॉन्स्टर्स टाइप का है, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर का जो पावर लेवल है वो काफी हाई है। इसके अलावा अगर हम इन कैरेक्टर्स के पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये काफी एरोगेंट और विशियस टाइप के पर्सन्स होते हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गॉब्लिन लॉर्ड, गॉब्लिन लॉर्ड असल में एक म्यूटेटेड वेरिएंट है गॉब्लिन प्रजाति की, जिसकी वजह से ये अन्य गॉब्लिन्स कैरेक्टर की तुलना में काफी स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और रिसोर्सफुल टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। अपने इन्हीं खासियतों के कारण ये कैरेक्टर इस एनिमे का मेन एंटैगनिस्ट है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये अपीयरेंस के मामले में गॉब्लिन्स की तरह ही दिखते हैं, लेकिन बस फर्क इतना होता है कि ये कैरेक्टर आकार और प्रकार में गॉब्लिन्स की तुलना में काफी विशालकाय होते हैं। इसके अलावा अगर हम इन कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये एरोगेंट, कनिंग और क्लेवर टाइप के पर्सन्स होते हैं और साथ में ये कैरेक्टर काफी टेक्निकल स्किल्स भी रखते हैं, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर डिफरेंट परिस्थितियों को काफी यूनिक तरीके से हैंडल करते हैं। अब बात करते हैं इस एनिमे के एनिमेशन डिपार्टमेंट के बारे में। इस एनिमे ने अपने एनिमेशन के लिए दो टाइप के एनिमेशन स्टाइल का यूज किया है। पहला है 2D, जिसको इस एनिमे के अधिकांश भाग में इस्तेमाल किया गया है, और दूसरा है 3D, जिसका इस्तेमाल गॉब्लिन स्लेयर कैरेक्टर के मूवमेंट्स और कुछ एक्शन सीक्वेंस के दौरान ही किया गया है। इस एनिमे को 80 से 90% 2D प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसकी वजह से जितने भी कैरेक्टर डिजाइंस है, बैकग्राउंड आर्टवर्क है, वो इस एनिमे के एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग के साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। और ऐसा करने की भी जरूरत थी, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट को आप 2D एनिमेशन के माध्यम से ही एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि इस एनिमे ने अपने 2D एनिमेशन के द्वारा काफी अच्छी तरह अचीव किया है। इसके अलावा अगर हम इस एनिमे के कैरेक्टर्स को देखें तो उसको जिस तरीके से एनिमेट किया गया है वो मांगा में दिखाए गए कैरेक्टर डिजाइन्स के साथ काफी हद तक मेल खाते हैं, जिसकी वजह से मांगा और नॉवल रीडर्स को ये एनिमे एडेप्टेशन काफी पसंद आए। लेकिन अगर हम इस एनिमे के 3D एनिमेशन को देखें तो उसमें काफी खामियां हैं। पहली बात तो ये है कि इस एनिमे जितना भी 3D एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है वो केवल गॉब्लिन स्लेयर कैरेक्टर के मूवमेंट्स और कुछ फाइटिंग सीक्वेंस को दिखाने के लिए किया गया है, जिसकी वजह से इस एनिमे का जो मूड और जो आर्टवर्क है उस पर कुछ खास इसका असर नहीं पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3D एनिमेशन का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि जब भी 3D एनिमेशन का इस्तेमाल किसी एनिमे में किया जाता है तो वो मूलतः
किसी कैरेक्टर को दिखाने के लिए होता है। और ये 3D मॉडल्स बाय नेचर फिजिक्स के मामले में 2D कैरेक्टर्स की तुलना में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन आई उन्हें इजीली पहचान लेते हैं। इसके अलावा जब भी 3D मॉडल पर किसी तरह की लाइट पड़ती है तो उससे एक रिफ्लेक्शन जनरेट होता है, जो 2D मॉडल की तुलना में काफी अलग होता है। इसका कारण भी है क्योंकि 3D मॉडल के सरफेस पर डिफरेंट तरह के टेक्सचर्स होते हैं, जिसकी वजह से जब इन टेक्सचर पर लाइट पड़ती है तो उससे रिफ्लेक्शन भी अनबैलेंस तरीके से निकलती है। और जब इतने सारे अनबैलेंस रिफ्लेक्शन एक साथ निकलते हैं तो उससे एक बज़ क्रिएट होता है, जो किसी भी 3D मॉडल के लिए अच्छी बात नहीं है। और ऐसा ही हमें गॉब्लिन स्लेयर कैरेक्टर के 3D मॉडल्स के मूवमेंट के दौरान भी देखने को मिला है। इस एनिमे को एक फैंटेसी वर्ल्ड में स्टैब्लिश किया गया है, जो 4 डिफरेंट वर्ल्ड से मिलकर बना है। इसके साथ इस वर्ल्ड में 2 मून्स हैं, रेड और ग्रीन, जो इस वर्ल्ड के क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर को काफी प्रभावित करते हैं। इस फैंटेसी वर्ल्ड में 4 तरह की प्रजाति रहते हैं, एल्फ, ड्वार्फ, ह्यूमन और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक लिजर्ड, प्रिस्ट, ड्रैगन एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इस वर्ल्ड के अधिकांश भाग पर ह्यूमन रेस का नियंत्रण है, जिसकी वजह से इस वर्ल्ड में जितने मिशंस है, जितने भी जॉब्स है, वो ह्यूमन रेस ही अधिकतर देखते हैं। अब बात करते हैं गॉब्लिन कैरेक्टर्स के बारे में। गॉब्लिन कैरेक्टर्स इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि एनिमे का जो प्रोटैगनिस्ट है उसके अनुसार गॉब्लिन प्रजाति ग्रीन मून नामक प्लेस से इस वर्ल्ड में आए हैं लाखों साल पहले, और तभी से इस वर्ल्ड को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से गॉब्लिन प्रजाति इस एनिमे का मेन एंटागनिस्ट है, और गॉब्लिन्स को खत्म करने के लिए गिल्ड नामक प्लेस की स्थापना की गई है। अब बात करते हैं गिल्ड प्लेस के बारे में। गिल्ड एक ऐसा प्लेस है जहाँ डिफरेंट एडवेंचर्स, डिफरेंट मिशंस और जॉब को पूरा करने के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं, और इन मिशंस को पूरा करके कुछ रिवॉर्ड हासिल करते हैं। इस वर्ल्ड में जितने भी सिटीज हैं, उन सभी सिटीज में एक ना एक गिल्ड प्लेस तो है ही, जहाँ पर एडवेंचर्स के लिए डिफरेंट तरह के मिशंस पोस्ट किए जाते हैं। अब एडवेंचर से याद आया, इस वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के एडवेंचर्स है, जो डिफरेंट रेस, डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक मैजिशियन, सोर्ड विल्डर, आर्चर, हीलर एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन एडवेंचरर्स को अपने रैंक के हिसाब से मिशंस और रिवॉर्ड मिलते हैं। हाँ, ये बात सही है कि ये जो एडवेंचरर्स है वो अपनी मर्जी से भी मिशंस और जॉब्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि गॉब्लिन स्लेयर कैरेक्टर, जो कि सिल्वर रैंक एडवेंचर है और वो केवल गॉब्लिन रिलेटेड मिशन करने में ही अपनी दिलचस्पी दिखाता है। इसके अलावा इस फैंटेसी वर्ल्ड में एडवेंचरर्स को मुख्य तौर पर 4 रैंक्स में बांटा गया है। प्लेटिनियम, जो कि सबसे हाईएस्ट है, गोल्ड, सिल्वर और प्रोस, और इन रैंक्स को भी 10 सब रैंक्स में बांटा गया है, लाइक ऑब्सीडियन, स्टील एटसेट्रा एटसेट्रा। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इससे एडवेंचरर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उनके स्किल के आधार पर। इस एनिमे के फर्स्ट सीजन में कुल मिला के 12 एपिसोड्स है, जो लगभग 23 मिनट के हैं। इसके साथ एनिमे के फर्स्ट सीजन ने गॉब्लिन स्लेयर नॉवल के लगभग फर्स्ट वॉल्यूम को ही कवर किया है, जिसकी वजह से हम गॉब्लिन स्लेयर वर्ल्ड को काफी लिमिटेड तरीके से एक्सप्लोर कर पाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा एनिमे की जो स्टोरी है वो अपने अधिकांश भाग में स्टैटिक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से स्टोरी का जो पेस है वो काफी हद तक लीनियर वे में चलता है। लेकिन कुछ एपिसोड्स के दौरान मैंने पाया कि इस एनिमे ने डायनेमिक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 5th और 6th एपिसोड को देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि इन एपिसोड की जो स्टोरी है वो गॉब्लिन स्लेयर नॉवल के फर्स्ट वॉल्यूम की नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इन स्टोरीज को इस एनिमे ने इंट्रोड्यूस किया है उसकी सहायता से आप इसी नॉवल के अन्य स्टोरीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा मैंने पाया है कि इस एनिमे ने कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी और ऑरिजिन स्टोरी पर इतना ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण जो दर्शक है वो इस एनिमे में दिखाए गए कैरेक्टर्स के साथ अपने आप को अटैच नहीं कर पाते हैं, जो कि इस एनिमे का एक डाउन पॉइंट है। अगर हम इस एनिमे के म्यूजिक और साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस एनिमे में 2 सॉन्ग्स हैं जिनको ओपनिंग और एंडिंग सीक्वेंस के दौरान इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स को इस एनिमे में दिखाया गया है उनके कोई अपने इंडिविजुअल साउंड ट्रैक्स नहीं है, लेकिन ऐसे 2 कैरेक्टर्स हैं जिनके अपने बैकग्राउंड साउंड ट्रैक्स है, वो है सोर्ड मेडन और गॉब्लिन स्लेयर कैरेक्टर। लेकिन उसमें से जो सोर्ड मेडन कैरेक्टर है उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो काफी काम और रिलैक्सिंग टाइप का है, जिसकी वजह से जब भी इस कैरेक्टर का अपीयरेंस एनिमे में आता है तो एनिमे का जो मूड है वो काफी काम और रिलैक्सिंग बन जाता है। इसके अलावा इस एनिमे में कुछ मीडिएवल बेस्ड साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया गया है जो काफी अच्छे हैं। गॉब्लिन स्लेयर एनिमे को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इस एनिमे ने डार्क फैंटेसी जॉनर का काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है, और इस एनिमे में कई सारी खासियतें हैं जिसकी वजह से आपको ये एनिमे देखनी चाहिए। सबसे पहली खासियत तो यह है कि इस एनिमे ने कैरेक्टर्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि नॉवल के सोर्स मटेरियल में कई सारे कैरेक्टर्स हैं और उन कैरेक्टर्स को कोई छोटे मोटे रोल के लिए नहीं क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से इन कैरेक्टर्स का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जिस तरीके से इस एनिमे ने अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है और उनको जिस तरीके से यूटिलाइज किया है वो काफ़ी सराहनीय
गए हैं। दूसरी खासियत इस एनिमे की ये है कि इस एनिमे ने अपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर काफी लिमिटेड वर्ल्ड्स और प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है, और जितने भी वर्ल्ड्स और प्लेसेस को इस एनिमे ने एक्सप्लोर किया है उसको इस एनिमे ने काफी अच्छी तरह से प्रेजेंट भी किया है। क्योंकि यदि आप एनिमे को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि इस नॉवल की स्टोरी को कई सारे वर्ल्ड्स और प्लेसेस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसकी वजह से यदि एनिमे अपने सीजन फर्स्ट में इन सभी वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती तो उसका एनिमे की स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर काफी बुरा असर पड़ता, जो कि इस एनिमे ने बिल्कुल भी नहीं किया है। तीसरी खासियत इस एनिमे की ये है कि इस एनिमे ने फैन सर्विस एलिमेंट को उतना ही यूटिलाइज किया है जितना एनिमे की स्टोरी की जरूरत थी, क्योंकि कई फैंटेसी बेस्ड एनिमे में फैन सर्विस एलिमेंट पर बहुत ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से एनिमे का जो क्वालिटी होता है वो काफी डिग्रेड हो जाता है, जो कि किसी भी एनिमे के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस एनिमे ने इस डिपार्टमेंट को काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में जिस पर इस एनिमे ने उतना ध्यान नहीं दिया है। सबसे पहला इस एनिमे का ये डाउन पॉइंट है कि इस एनिमे ने अपने एंटागनिस्ट को कहानी में जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है वो इतना खास नहीं है, क्योंकि एनिमे का जो एंटागनिस्ट होता है उसका महत्व प्रोटैगनिस्ट के समान होता है। इसके अलावा एंटागनिस्ट के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपना पर्पस होता है, अपना कॉज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इन सभी ऑब्जेक्टिव पर्पस और कॉज प्रोटैगनिस्ट के ऑब्जेक्टिव पर्पस और कॉज के समान होते हैं, जिसकी वजह से यदि इन फैक्टर्स को प्रॉपर टाइम ना दिया जाए, प्रॉपर तरीके से दिखाया ना जाए, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन ना किया जाए तो उससे स्टोरी में एंटागनिस्ट का महत्व खत्म हो जाता है, और जो कि इस एनिमे के मेन एंटागनिस्ट के साथ भी हुआ है। दूसरा डाउन पॉइंट इस एनिमे का ये है कि इस एनिमे में किसी भी प्रकार का मनी शॉट नहीं है। अब आप सोचेंगे मनी शॉट क्या होता है, मैं बताता हूँ। मनी शॉट का मतलब ऐसे स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जो किसी भी एनिमे में जब इंट्रोड्यूस होता है तो उस समय जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो एनिमेशन हो, साउंड ट्रैक हो, स्टोरी पेसिंग हो, पिक्चर लेंस हो, कैमरा मूवमेंट हो, सभी अपने पीक पर होते हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर मूवमेंट उस एनिमे का मोस्ट वॉचेबल मूवमेंट बन जाता है, और उसे ही मनी शॉट मूवमेंट कहते हैं, जिसकी इस एनिमे में काफी कमी थी। अब क्वेश्चन उठता है क्या हमें ये एनिमे देखना चाहिए या नहीं? तो मैं कहूँगा हाँ, आपको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एनिमे मस्ट वॉचेबल एनिमे है। यदि आपका सोर्ड मेडन कैरेक्टर को देख के मन विचलित हो चुका है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।